डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिटर्मिनेंट्स। और डिटर्मिनेंट्स जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड आउट किया जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब हो गया एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो। अब जैसे हम बात करते हैं कि अगर हम कहें स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, तो इसका मतलब हो गया एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 1 रो हो और 1 कॉलम हो। अगर हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की, इट मीन्स द मैट्रिक्स हैविंग द नंबर ऑफ रोज एज 3 एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल्सो एज 3। अब यहाँ पर बात आती है कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट कोई भी एक एक्सप्रेशन या एक नंबर होता है जो कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड होता है। तो डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन को हम इस तरह से दे सकते हैं दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सप्रेशन और अ नंबर विच इज नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। और इसको हम डिनोट करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं। या तो हम लिखते हैं इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरह से ए लिखते हैं और इस पे दोनों तरफ 2 वर्टिकल बार बनाते हैं, या शॉर्ट में इसको लिखा जाता है डेट ए मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इस तरह का ये डेल्टा का सिंबल हम बनाते हैं टू रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट। अब इसके बाद बात आती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 की। तो ऑर्डर 1 की जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर 1 है। यहाँ पर इस स्क्वायर मैट्रिक्स में एक सिंगल एंट्री है 5। तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू 5 आएगी। यानी ऑर्डर 1 की स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू वही होती है जो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर एंट्री होती है। अब बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 की। तो यहाँ हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारे पास में एक मैट्रिक्स ए दी हुई है और इसके हमारे पास में 4 एंट्रीज हैं एज 5, 3, -2 एंड 4। यानी इसकी जो पहली रो है हमारे पास में इस मैट्रिक्स में, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में, उसमें 2 एंट्रीज हैं। पहली है 5 और 3 और सेकेंड रो में जो एंट्रीज हैं वो है -2 और 4। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो हम इस तरह से डिटर्मिनेंट ऑफ ए का सिंबल लगाते हैं और उस स्क्वायर मैट्रिक्स के दोनों तरफ जो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं उन स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव करके हम 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर देते हैं जो कि डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों एलिमेंट्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। यहाँ पर हमने 5 और 4 का मल्टीप्लिकेशन किया और उसमें से हमने माइनस कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग 3 एंड -2। तो इस तरह से हमारे पास में यहाँ पर ये वैल्यू 26 आ गई जो कि हमारे इस स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में मान लीजिए हमने एक और स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली ऑफ ऑर्डर 2, दैट इज मैट्रिक्स बी। हम जानते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको बी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसकी जो एंट्रीज हैं उसमें पहली रो में हम देख रहे हैं साइन थीटा और कॉस थीटा है, जबकि दूसरी रो में हमारे पास में माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा है। अब जब हमें इस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमने इसके लिए मैट्रिक्स बी के दोनों तरफ 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी जो कि हमारे डिटरमिनेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। और इसके बाद हमने, जैसा कि हमारा प्रोसेस है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं पहले दोनों एलिमेंट का और उसमें से इन दोनों एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से हमें इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिला जिसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर हमारे इस स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। तो यही उस डेफिनेशन में कहा गया है कि ये जो हमें सिंगल वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ पर जैसे हमारा 26 आया था, इससे पहले 5 आया था, यहाँ पर हमारा जो 1 आया है, तो वास्तव में डिटर्मिनेंट क्या करता है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक किसी नंबर या किसी एक्सप्रेशन से एसोसिएट कर देता है। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की। तो उसके लिए हमने एग्जाम्पल की फॉर्म में यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली है ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब हो गया एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं।
तो हमने यहाँ देखा हमारी जो फर्स्ट रो है उस फर्स्ट रो में हमारे पास में जो एंट्रीज हैं दीज आर 2 3 -2। सेकेंड रो में जो एंट्री हैं दीज आर 1 2 एंड 3। और थर्ड रो में जो एंट्रीज हैं दीज आर -2 1 एंड -3। अब यहाँ पर हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने जैसा कि हम करते हैं हमने इस तरह से डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लिया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो यहाँ पर ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर 1 और ऑर्डर 2 के कंपैरिजन में जो स्ट्रेटजी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके लिए हम करते ये हैं कि जब भी हम ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं उस डिटर्मिनेंट को किसी एक रो या किसी एक कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में हमने इसको एक्सपेंड किया है अलोंग रो 1। तो रो 1 के अलोंग जब हम एक्सपेंड करते हैं तो उसमें हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने एलिमेंट 2 ले लिया, यहाँ पर ये 2 है हमारा, और इस 2 को लेने के बाद हमने ये देखा कि ये 2 जो है ये हमारा जिस रो में आ रहा है उसको और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हमने डिलीट कर दिया। उसके बाद जो हमें यहाँ पर बचे हुआ जो स्क्वायर मैट्रिक्स मिल रहा है ऑर्डर 2 का उसको हमने यहाँ पर नोट कर लिया। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ेंगे फिर से हम क्या करेंगे, इसके बाद हम सेकेंड एलिमेंट लेते हैं 3। यहाँ पर जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है यानी जिसको हम कहेंगे यहाँ पर हमारा जो A12 है, तो हमने A12 को लिया यहाँ पे -3 जिस हमारी रो में आ रहा है उस रो को और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम हटा देंगे। तो उसके बाद में जो हमारे पास एलिमेंट बचेंगे वो बचेंगे 1 -2 3 और -3। तो इनको बनाने वाला हमने एक डिटर्मिनेंट यहाँ पर ऑर्डर 2 का ये नोट कर लिया। इन द सेम वे अब हम ये करने वाले हैं, अब हमने A13 लिया यानी थर्ड एलिमेंट लिया रो 1 का, क्योंकि हम रो 1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये जो -2 आ रहा है ये -2 जिस रो में आ रहा है उस रो को और उस कॉलम को हम यहाँ पर रिमूव कर देंगे। तो इससे जो हमारा डिटरमिनेंट बचेगा उसको हमने यहाँ लिख लिया 1 -2 2 और 1। इसके बाद एक और बात आती है, थोड़ा सा यहाँ पर साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा कि जो भी हम एलिमेंट्स यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यानी जैसे हमने A11 लिया है तो उसके लिए हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद जब हम A12 लेंगे तो हम नेगेटिव साइन यूज़ करेंगे, और जब हम A13 लेंगे तो हम पॉजिटिव साइन यूज़ करेंगे। दैट्स वाई यहाँ जब 2 था तो ये 2 आ गया, जबकि यहाँ पॉजिटिव 3 था लेकिन यहाँ पर -3 आया, जबकि यहाँ -2 था तो ये एज इट इज़ -2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पर जो अदर सिंबल है, मान लीजिए हम रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करते तो फर्स्ट एलिमेंट के बिफोर हम यहाँ माइनस लेते, फिर पॉजिटिव साइन लेते, फिर नेगेटिव साइन लेते। अगर हम रो 3 के अलोंग करते तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव साइन लेते। ऐसे ही मान लीजिए अगर हम कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड करते तो उसी तरह से हमें साइन लेने होते पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। तो ये एक स्ट्रक्चर है जिससे हमें हेल्प मिलेगी ध्यान रखने में कि हमें साइन किसके अकॉर्डिंग लेने हैं। इसके बाद हमने ऑर्डिनरी वे में जैसा कि हम ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट्स को पहले हमने सॉल्व किया था उस तरह से हमने इन तीनों डिटर्मिनेंट को यहाँ सॉल्व कर लिया, और इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास में वैल्यू आ गई -37, जो कि हमारी इस 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया। अब यहाँ पर कुछ बातें नोट करने की हैं। पहली बात तो ये कि जो डिटर्मिनेंट है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस का ही फाइंड आउट किया जाता है, हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो ये है that the determinant of a square matrix of order 3 can be expanded along any row or any column। यानी हम ऑर्डर 3 के, अगर हम बात करें कि ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए तो हम उसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर सकते हैं, या इससे ज़्यादा ऑर्डर की जो हमारी स्क्वायर मैट्रिसेस होंगी उनके साथ भी ऐसा ही होगा। बट बेसिकली जो हमारा सिलेबस है उसमें मोस्टली एटमोस्ट ऑर्डर 3 का ही स्क्वायर मैट्रिक्स है। थर्ड, इसके बाद बात आती है इफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट कंसिस्ट ऑफ ऑल जीरोज, यानी अगर मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स जीरो हों,
तो जो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट है वो यहाँ पर 0 आ जाएगी। इसके अलावा डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए एक सारस डायग्राम का भी यूज किया जाता है। इस डायग्राम को हम ऐसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दी है, तो इसका जो डिटर्मिनेंट है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और 2 वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद इस डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने कॉलम 1 को लिया एज इट इज़, ये आ गया। इसके बाद हमने कॉलम 2 को लिया एज इट इज़, ये आ गया। इसके बाद हमारा कॉलम 3 एज इट इज़, ये आ गया। इसके बाद हम करते ये हैं कि हम कॉलम 1 को अगेन रिपीट करेंगे। यहाँ पर ये कॉलम 1 हो गया और फिर से ये कॉलम 2 आ गया। अब इस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के बाद हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं इस पर ध्यान देंगे। हमने इस तरह के एरोज यहाँ पर ड्रॉ कर लिए, ये एलिमेंट्स इस तरह के एरोज से हमने कनेक्ट कर लिए। यानी यहाँ पर ये जो हमारा, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये जो हमारा 2 है ये 2 से कनेक्ट हो गया, ये 2 -3 से कनेक्ट हो गया। इसके बाद दूसरा ये जो 3 है ये 3 से कनेक्ट हो गया और ये 3 -2 से कनेक्ट हो गया। उसके बाद ये -2 1 से कनेक्ट हो गया और ये 1 फिर 1 से कनेक्ट हो गया। अब हम फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड लेंगे। हमने इस -2 को इस 2 से कनेक्ट किया, फिर इस 2 को इस -2 से कनेक्ट किया। इसके बाद हमने यहाँ पर इस 1 को 3 से कनेक्ट किया और 3 को 2 से कनेक्ट किया, और इसके बाद इस -3 को हमने 1 से कनेक्ट किया और 1 को किया हमने 3 से कनेक्ट। अब हमको करना ये है कि जो सबसे पहले हमारी जो स्टेप्स थी जिसमें हमने अपवर्ड टू डाउनवर्ड एलिमेंट्स को कनेक्ट किया था, उनको हम प्रोडक्ट करके ऐड करेंगे और उसमें से हम माइनस कर देंगे और वो जो हमने एलिमेंट्स लिए थे फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, उन सभी के प्रोडक्ट के सम को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, तो इसमें हमें करना ये है कि यहाँ से हमने 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया, फिर उसका मल्टीप्लाई किया हमने -3 से। उसके बाद हमने प्लस किया इसको 3 × 3 × -2 से। फिर उसके बाद हमने प्लस किया -2 × 1 × 1 को। इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में से हमने माइनस कर दिया बाय मल्टीप्लाइंग दिस -2 by 2 एंड 2 by -2। ऐसे ही फिर प्लस 1 × 3 × 2 प्लस -3 × 1 × 3। तो जब हम इस तरह से ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में अगेन जो वैल्यू आ गई इस डिटर्मिनेंट की वो आ गई -37। तो ये सारस डायग्राम है जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि ये जो डायग्राम है हमारा सारस डायग्राम, दिस मेथड डज नॉट वर्क फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर मोर देन 3। ये ऑर्डर 3 से ज़्यादा कि अगर कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहते हैं कि वो जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। जबकि अगर मान लीजिए किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता है तो हम कहते हैं कि वो जो हमारी मैट्रिक्स है वो एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसके बाद बात आती है माइनर्स और कोफैक्टर्स की, कि माइनर्स और कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो माइनर्स और कोफैक्टर्स के लिए मैं आपको बता दूं, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ये 2। तो अगर मुझे इसमें होता क्या है, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि माइनर्स और कोफैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए फाइंड आउट किए जाते हैं। माइनर्स और कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट के लिए फाइंड आउट नहीं किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के लिए माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट किए जाते हैं। मान लीजिए मुझे M11 निकालना है, तो यहाँ पर M11 का मतलब हो गया माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो जब माइनर ऑफ एलिमेंट A11 की बात की जाएगी तो वो जो हमारा एलिमेंट A11 है वो जिस रो और जिस कॉलम में आएगा उसको हम डिलीट कर देंगे
उसके बाद में हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स बचेंगे उनको लेने से जो हमारा डिटर्मिनेंट क्रिएट होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हमारा M11 होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 - 7 इन फर्स्ट रो को यहाँ पर डिलीट कर दें और ऐसे ही फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दें तो हमारे पास में 2 बच रहा है, और 2 को लेने से हमारे पास में डिटर्मिनेंट ऑफ 2 आएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ 2 की वैल्यू 2 होती है। तो ये हमारा हो गया माइनर ऑफ A11। ऐसे ही अगर हम माइनर ऑफ A12 की बात करें तो माइनर ऑफ A12 में होगा ये कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। तो अगर हम फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है तो हम फर्स्ट रो को, क्योंकि ये हमारा एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हटा दें तो हमारे पास में जो एलिमेंट बच रहा है वो सिर्फ -3 बच रहा है। तो -3 का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो वो एज इट इज़ हमारे पास में -3 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे पास में M12 आ चुका है, मीन्स माइनर आ चुका है फॉर द एलिमेंट्स A12। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करें माइनर ऑफ एलिमेंट M21 यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A21, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो एलिमेंट हमारा -3 आ रहा है, तो हम यह देख रहे हैं -3 हमारा सेकेंड रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे तो हमारे पास एलिमेंट सिर्फ -7 बचेगा। तो -7 को अगर हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो उसकी जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे पास में -7 ही आएगी। तो इस तरह से 21 का जो हमारा यहाँ पर माइनर होगा A21 का वो आ जाएगा M21, और ऐसे ही हमारा जो M22 होगा यानी माइनर ऑफ एलिमेंट A22 वो आ जाएगा 4। अब बात आती है कोफैक्टर्स की कि कोफैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो किसी भी एलिमेंट के माइनर में अगर हम -1 की पावर में उसके रो और कॉलम का सम कर देते हैं तो वो जो साइन है वो हमारे M11 के आगे आ जाता है और इस तरह से कोफैक्टर क्रिएट हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं फॉर एलिमेंट A11 हमें कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, तो हमने ये देखा कि इसका माइनर है हमारा 2, तो हमने ले लिया यहाँ पर 2। इस 2 में मल्टीप्लाई किया जाएगा -1 का, जिसकी पावर में हम क्या लिखने वाले हैं, तो हमने ये देखा कि A11 में हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास में फर्स्ट रो यहाँ पर और फर्स्ट कॉलम का ये रिप्रेजेंटेटिव है A11, तो इसकी पावर में हम करेंगे 1 + 1, तो -1 की पावर ये 2 हो गया, तो सिंपल ये वैल्यू 1 आ गई, 1 × 2 की वैल्यू 2 हो गई, तो ये आ गया हमारा 2। तो इस तरह से ये हमारा कोफैक्टर हो गया फॉर द एलिमेंट A11। हम फिर से देखते हैं एक और एलिमेंट के लिए। मान लीजिए हमें फाइंड आउट करना है कोफैक्टर फॉर द एलिमेंट A12, तो A12 के लिए सबसे पहले तो हमें M12 चाहिए यानी A12 का माइनर चाहिए। तो हमने यहाँ पर देखा था कि वो -3 था, तो हमने क्या किया A12 का माइनर ले लिया -3। अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 का, और -1 की जो पावर है उसमें हम, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट है वो है हमारा A12 का मतलब हो गया कि वो एलिमेंट जो पहली रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई कर रहा है। तो हमने क्या किया कि -1 की पावर में A12 से 1 लिया +2 लिया, तो ये आ गया 3, और -1 की पावर जब 3 आएगा तो ऑड आएगा, तो ये हो गया -1 × ये हो गया -3, तो इस तरह से पॉजिटिव आ गया 3। तो ये हमारा A12 का यहाँ पर आ गया कोफैक्टर। तो इसी तरह से हम किसी भी एलिमेंट के माइनर और कोफैक्टर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 और हम उसके माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस वहाँ पर भी चलने वाली है। तो इसके लिए मान लीजिए हमारे पास में ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और हम इसमें A11 का माइनर फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो A11 का मतलब हो गया एक ऐसा एलिमेंट जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करता है। तो हमने यहाँ देखा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे 1 लाई कर रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया।
अब यहाँ से जो हमारे पास एलिमेंट बच रहे हैं हम इनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके हमारे पास में आ गया 2। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो हमारा वन एलिमेंट है उसका माइनर। अब इसका कोफैक्टर कैसे आएगा? तो हमने क्या किया, ये जो हमने अपना माइनर लिया A11 का माइनर ले लिया 2। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर A11 यानी 1 + 1। तो ये आ गया हमारा 1 × 2 यानी आ गया 2। तो इस तरह से ये हमारा कोफैक्टर आ गया फॉर A11। और देखते हैं एक बार फिर से, मान लीजिए हमें किसी भी एलिमेंट को हमने ले लिया, मान लीजिए हमें A23 को लेना है, A23 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो A23 का मतलब हो गया एक ऐसा एलिमेंट जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर लाई करता है। तो A23 यानी ये हो गया हमारा सेकंड रो और थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर। तो यहाँ पर जो -1 है वो लाई कर रहा है। तो जब हम इस रो को और इस कॉलम को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास में जो एलिमेंट्स बचेंगे 1 2 2 और -4। तो हमने क्या किया यहाँ पर 1 2 2 -4 का डिटर्मिनेंट क्रिएट कर लिया, और इसके बाद इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में -8। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर माइनर फॉर द एलिमेंट 23 A23। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इसके कोफैक्टर की। तो हमने इसका माइनर ले लिया, तो इसका माइनर हमारा आया -8। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -1 टू द पावर, अब 23 का मतलब हो गया 2 + 3। तो ये ऑड वैल्यू हो गई, तो ये आ गया -1 × -8। तो फाइनली वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारा 23 का कोफैक्टर आ गया। और यहाँ पर ये हमारा देखिए 23 का ये कोफैक्टर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर फाइंड आउट